हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली न्यूज़ के फैमिली में। जैसा कि आपको पता होगा कि संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है और आज संडे है और आज का वीकली करंट अफेयर का वीडियो आ गया। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पूरे वीक का करंट अफेयर है और काफ़ी डिटेल के साथ है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो जो होगा यह 23 अगस्त से ले 29 अगस्त के बीच का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको इसमें लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? किया गया है, एक उत्तर प्रदेश सरकार है और एक देश है। आपको बतलाना है वो कौन सा देश। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यूपी सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया गया है और यह जल संसाधन प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए किया गया और यह बुंदेलखंड के लिए किया गया है। आपको पता होगा कि बुंदेलखंड में पानी की जो संकट है काफ़ी पहले से है और यहाँ पर पानी के संकट बहुत ज़्यादा है। गर्मियों के दिनों में बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या काफ़ी होती है, यानी पीने के लिए भी पानी भी नहीं मिलता है। अगर यह समझौता हो रहा है तो इस समझौते के तहत ये पेयजल की समस्या और भी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसे प्लान ऑफ कॉपरेशन यानी दोनों देश के कॉपरेशन यानी इसे प्लान ऑफ कॉपरेशन के नाम से भी जाना जा रहा है और इसे इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट के नाम से भी बोला जाएगा। यानी अगर इसका कुछ नाम बोलेगा तो आप बोल सकते हैं या इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट या इसे प्लान ऑफ कॉपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो यूपी और इजराइल के बीच में पानी के समझौते के लिए हुआ। यह प्रोजेक्ट अभी 2 वर्ष के लिए किया गया है, यानी अभी 2 वर्ष करके इसे देखा जा रहा है और ये भी किया गया कि अगर यह ज़रूरत आगे पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब यूपी ने इसमें किया हुआ है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब इजराइल भी है इसमें, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो रिवेन रिवलिंग है और यहाँ की मुद्रा न्यूज़ शेकेल है। तो ये कुछ रिलेटेड जानकारी भी थी। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्की, यानी तुर्की ने यह खोज किया हुआ है। इसकी घोषणा तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम है रेचेप तैयप अर्दोगान, इन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। और यह जो मिला हुआ है यह समुद्र की गहराई में मिला हुआ है, समुद्र की गहराई में मिला। और इसके मिलने से तुर्की में जो गैसों का प्राकृतिक गैस का जो आयात पर निर्भर रहना पड़ता था उसकी निर्भरता अब कम हो जाएगी। यह 320 मिलियन क्यूबिक मीटर की प्राकृतिक गैस मिली गई है। और यह जो है किससे भी पता किया गया था, इसे फतेह नाम की एक जहाज़ थी और यह जहाज़ ड्रिलिंग जहाज़ थी। यह ड्रिलिंग जहाज़ टूना 1 का एक कुआं है, वही कुआं के पास इसका पता लगाया हुआ है और इसे बतलाया गया कि यह 2023 तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जहां प्राकृतिक गैस मिलता है और उसका यूज करने तक लगभग कम से कम 10 वर्ष तक लग जाता है, चाहे कितना भी फास्ट किया जाए। लेकिन अभी ये 2020 में मिला और तुर्की बोली कि 2023 तक इसका यूज किया जा सकता है, तो ये लगभग मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। अब यह तुर्की ने किया हुआ है, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा, यहाँ की राजधानी अंकारा है और तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयप अर्दोगान और तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा। इसकी मुद्रा से भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपको लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पूरे डिटेल के साथ आपको पूरा वीक का करंट अफेयर मिल जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एचएसबीसी बैंक जो इंडिया है इसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और ये भारत में इस तरह का पहली बार हुआ है। यह प्रोग्राम जो है कॉरपोरेट जो कस्टमर होता है, कॉरपोरेट कस्टमर के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसके तहत बैंक डिपॉजिट का जो उपयोग होगा वो ग्रीन की पहल और पर्यावरण के जो अनुकूल करने वाली परियोजना है उनके लिए किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत जो भी डिपॉजिट होगा वो एसबी जमा की तुलना में इनको अधिक इंटरेस्ट भी मिलेगा और टर्म डिपॉजिट के रूप में भी होगा। यह जो स्कीम होगा यह कम कार्बन, यानी इसको ग्रीन करना है, यानी इन्वायरमेंट के लिए करना था। इसमें ऐसा करना कि कम कार्बन हो, जो जलवायु के लिए अच्छा हो, सतत अर्थव्यवस्था के लिए हो, प्रोत्साहित करने वाले विकास को परियोजना में वित्त पोषित करेगा, यानी उसको यह फंडिंग करेगा।
अब यह HSBC इंडिया के द्वारा किया गया। तो HSBC का सबसे पहले फुल फॉर्म होना चाहिए, जब मालूम होना चाहिए। तो HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या होगा? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यह काफ़ी प्राचीन बैंक है। यह 3 मार्च 1865 यानी चाइना जो है उस समय ब्रिटिश का अंदर में था, उस समय यानी ब्रिटिश का गुलाम था, उस समय इसकी बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे सर थॉमस सुथरलैंड थे। और इसका हेडक्वार्टर आज भी लंदन में है और इसके चेयरमैन है मार्क टकर। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? आपको पता होगा कि एग्जाम में अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए जो भी अभियान है उसको एक बार ध्यान देंगे। रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यानी बुजुर्गों के नाम एक संकल्प किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश की पुलिस है उसने इसको शुरू किया हुआ है। यह मध्य प्रदेश का छतरपुर एक जगह है, छतरपुर पुलिस द्वारा इसे शुरू किया गया। कोरोना वायरस जो महामारी अभी चल रहा है, इस अभियान में ही इसे शुरू किया गया। इसके तहत पुलिस जो होंगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे या जो लाचार व्यक्ति होंगे, यानी चल नहीं फिर नहीं सकते, उनके लिए पुलिस जो क्या करेगी, स्वास्थ्य की देखभाल करेगी या उनको जो भी ज़रूरत होगी सब सामान उनको उनके घर पर पहुंचा देगी। तो यह जो बुजुर्ग होंगे या जो असहाय होंगे उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। और यह मध्य प्रदेश का एक आदर्श वाक्य है, देशभक्ति जन सेवा, उसी के तहत इसको चलाया जा रहा है। तो यह अभियान मध्य प्रदेश के हुआ। तो थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। एक्चुअल यहाँ के गवर्नर पहले लालजी टंडन थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यहाँ का चार्ज दिया गया। आगे चलेंगे आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब ऐप को लॉन्च किया हुआ है। जो ऐप का नाम क्या है? कोरमो जॉब। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया। आपको पता होगा गूगल सर्च इंजन है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह ऐप जो है ये नौकरी के लिस्ट के लिए जारी की गई, यानी इसमें नौकरी लिस्ट के ही एक ऐप है। कोरमा जॉब जो है यह पहली बार 2018 में इसे बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था नौकरी के लिए। फिर इसको विस्तार करके 2019 में इसे बांग्लादेश से इंडोनेशिया में भी लाया गया और 2020 में इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप में नौकरियों की लिस्ट रहेगी, यानी जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी उस सबकी लिस्ट रहेगी और यूजर जो है वो अपना डिजिटल CV इसमें बना सकते हैं और उनको जहाँ पर जॉब लगेगा उसके थ्रू वो अपना CV को जॉब के अनुसार मैच कर सकते हैं। अगर उनके अनुसार मैच हो सकती है तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। यह ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट का, आपको पता होगा कि एक ऐप है जिसका नाम है लिंक्डइन, या इंडिया का एक ऐप है नौकरी टाइम्स जॉब। ये जो जॉब है लग रहा है कि यह गूगल का जो कोरमो जॉब है यह इन सब ऐप से आगे निकल जाएगा, यानी ये आप काफ़ी अच्छा है, यानी प्रोग्रेसिव है। अब गूगल ने इसकी स्थापना की, तो गूगल की स्थापना कब हुई? तो गूगल की स्थापना 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन थे। गूगल का हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम पर है कैलिफोर्निया में। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और ये सुंदर पिचाई इंडिया से ही है, तमिलनाडु के मदुरई से हैं। यह गूगल के साथ साथ अल्फ़ाबेट के भी CEO हैं। आगे चलेंगे आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी इसको VVI करके आप लिख लेंगे। अगर आप नोट बनाते होंगे करेंट अफेयर का तो इसको नोटबुक में निश्चित रूप से ही लिखेंगे। यह भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार जो है ये पहले वित्त सचिव थे, ये पूर्व वित्त सचिव भी थे और यह अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा पहले चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह इस्तीफा क्यों दिया अशोक लवासा? क्योंकि इन्हें ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट का इनको चेयर मिला। इसके कारण इन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। अब चुनाव आयुक्त का पद खाली रहा तो उसके जगह पर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। यह 1984 यानी 1984 बैच के झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी हैं। अब थोड़ा हम इसके बारे में चल रहे थे। चुनाव आयुक्त जो है यह अनुच्छेद 324 का 2
आर्टिकल 324 के 2 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। और चुनाव आयुक्त से रिलेटेड संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 यानी 324 से 329 में चुनाव आयुक्त के बारे में है, भाग 15 में है। और 324 के 2 में बोला है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। आपको पता होगा कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अभी सुनील अरोरा, या 23वें चुनाव आयुक्त हैं, 23वें मुख्य चुनाव था। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं सुशील चंद्र और एक अभी ज्वाइन किए हैं जो राजीव कुमार हैं। दोस्तों चुनाव आयुक्त से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा जिसमें पूरे डिटेल के साथ काफ़ी अच्छे से समझाया गया और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, तो उसे आप निश्चित तौर से देखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर वो कम एज के हैं तो 6 वर्ष तक कार्य करेंगे या 65, जो पहले होगा वही मान्य होगा। और इनकी प्रेजेंट टाइम पे सैलरी 2.5 यानी 2.5 लाख रुपया है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए NHAI ने कौन सा अभियान को शुरू किया हुआ है। यह काफ़ी अच्छा अभियान है क्योंकि जो राजमार्ग है उसके किनारे वृक्षारोपण की जा रही है, यानी इन्वायरमेंट को हरियाली दी जा रही है, इसको इन्वायरमेंट के लिए किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा पहल है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरित पथ के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। और NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री ने हरित मार्ग के निर्माण के लिए सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है हरित पथ। यह एक मोबाइल ऐप है। इसके लिए इसमें सड़क निर्माण में आधुनिकीकरण किया जा रहा है और सड़क जो बनता है उसमें हरित टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा, यानी सड़क जो बन रही है तो साथ साथ हम दोनों साइड में पेड़ पौधे को भी लगाते चले कि सड़क साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट में भी चला जाए। और सड़क बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐसा किया यूज किया जाए कि वो इन्वायरमेंट को हार्म न करे। और ये इस अभियान जो है, ये ऐप जो है, यानी कौन ऐप, हरित पथ। तो हरित पथ जो ऐप है इसमें वृक्षारोपण परियोजना के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिए मतलब कितने जगह पर एक वृक्ष होना चाहिए, फिर उसके अगला वृक्ष कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका रख रखाव कैसा करना है, तो पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। NHAI ने एक और अभियान शुरू किया हुआ था जिसमें भारत में संकल्प शुरू किया हुआ था, जिसका नाम था हरित भारत संकल्प। इसमें 25 दिन में 25 लाख पौधे लगाए गए थे NHAI के द्वारा। इन्हें काफ़ी अच्छा कदम है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन का यही होता है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से देना होगा। इसको जानबूझ के हम लोग नहीं लगाए थे कि आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं। इसमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रोमेश पठानिया को सम्मानित नहीं किया गया। रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, तो इन्हें सम्मानित किया गया। मनिका बत्रा यह टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया। विनेश फोगाट यह महिला रेसलर हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और इनके साथ साथ 2 और लोगों को सम्मानित किया गया। एक भारतीय महिला फुटबॉल की जो कैप्टन है रानी रामपाल, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और एक और है थंगवेल, उनको भी सम्मानित किया गया है। वो एथलीट है, पैरा एथलीट है, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक जो था ये 7.5 लाख रुपया मिल रहा था, लेकिन इसी 2020 में इसे 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया। इसके साथ साथ 3 और पुरस्कार में भी वृद्धि हुई है। जैसे अर्जुन पुरस्कार पहले 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर जो लाइफ टाइम है उसको 15 लाख, और द्रोणाचार्य जो रेगुलर था उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख थे। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में, ये राजधानी की श्रेणी वाला है, इसमें किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली की नगर पालिका परिषद जिसके अंतर्गत है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये सब ये दिल्ली की जो नगर पालिका परिषद उसके अंतर्गत ही आता है। उसने यह घोषणा किया कि वह प्रतिदिन 100% वहाँ का जो कचरा होता है उसको वो प्रबंधन करता है, यानी उसको एकत्रित करता है, उसका सही प्रबंधन करता है। यहाँ जो कचरा होता है, कचरा से बिजली को उत्पादन किया जाता है, यानी कचरा को उत्पादन के लिए उन्हें जलाया जाता है, उसे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। और यह पुरस्कार जो है यह केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पर आवास और शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी।
चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसमें पूरे डिटेल के साथ करंट अफेयर आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और जापान के बीच एक सैन्य अभ्यास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। इसमें दोनों देशों के 25-25 सैनिकों ने भाग लिया। यह 2019 में मिजोरम में शुरू हुआ था। यह 14 दिन तक ले चला हुआ था। यह अभ्यास है, इसमें दोनों देश ने आतंकवादी गतिविधियों यानी आतंकवाद की जो गतिविधि उससे निपटने के लिए अपना जो अनुभव था उसको साझा किया गया। तब जापान किया हुआ था। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के पीएम शिंजो अबे थे, जिन्होंने हाल ही में पेट की प्रॉब्लम के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता वो अपने पद पर रहेंगे। उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है। और जापान के जो इम्पेरर है उनका नाम है नारुहितो। मुद्रा यहाँ की है येन। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों का नाम रखा गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 27 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार 2000 नामित किया, अब तो उन्हें मिल भी गया। यानी 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2020 मिलेगा। इसे खेल मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया, यानी कि घोषणा खेल मंत्रालय ने किया हुआ। और इसमें ये जो 27 प्लेयर में इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, जैसे द्युति चंद, अतनु दास, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, दीपिका, मनु भाकर, सौरभ चौधरी जैसे नाम इसमें शामिल है। इन सबको अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। यह खेल में जो बेहतर परफॉर्मेंस होता है उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। इसमें पहले अब तक इसमें 5 लाख रुपया कैश मिलता था, लेकिन अभी 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख से 15 लाख रुपया कर दिया गया है। यह जो है इसमें एक ब्रोंज की अर्जुन की स्टैचू भी मिलती है। 15 लाख रुपया अब मिलेगा। इसमें पहली बार 1961 में दिया गया था। तो किसे दिया गया था? गुरबच्चन सिंह रांगवा को इसे पहली बार दिया गया था। आज का 12वां क्वेश्चन, किस बैंक ने गीगा अपॉर्चुनिटी नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एक्सिस बैंक ने इसकी शुरुआत की गई है। एक्सिस बैंक ने यह प्लान किया हुआ है कि लगभग 1000 एम्प्लॉय जो हैं उसको हायर करेगी। और यह अपॉर्चुनिटी के तहत जो होगा यह रिमोटली यानी वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। इस जो 1000 एम्प्लॉय होंगे इसमें 2 तरह के एम्प्लॉय होंगे। कुछ एम्प्लॉय होंगे जो फुल टाइम कार्य करेंगे और कुछ एम्प्लॉय होंगे जो प्रोजेक्ट वाइज करेंगे, यानी जो प्रोजेक्ट चलेगा उनकी ज़रूरत होगी उनको हायर किया जाएगा, फिर प्रोजेक्ट खत्म उनका काम खत्म। एक्सिस बैंक ने किया हुआ था। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं राकेश माखीजा और एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। यह जो बैंक था पहले यूटीआई बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 2007 में इसे यूटीआई बैंक लिमिटेड के नाम बदलकर इसको एक्सिस बैंक रखा गया। दोस्तों बैंकों के हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उसे भी आप देखेंगे। उसमें सभी बैंकों के हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे को शुरू किया हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी है या असम में है, यानी यह ब्रह्मपुत्र नदी शुरू किया गया, यानी असम में ही शुरू किया गया है। यह जो रोपवे है यह भारत का सबसे लंबा रोपवे है। तो सबसे लंबा रोपवे बन गया, यानी यह 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है और यह गुवाहाटी को और उत्तरी गुवाहाटी दोनों को जोड़ता हुआ है। तो गुवाहाटी में यह कचहरी घाट से और उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंद मंदिर यह दोनों के बीच में जुड़ता है। इसको जोड़ने से क्या होगा, दोनों के बीच में जो ट्रेवल टाइम थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। इन रोपवे की मदद से कम समय में जा सकता है और इस रोपवे से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। असम सरकार ने शुरू की हुई है। तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चाइना के अंदर अभी है तिब्बत, वहाँ से निकलती है। इसका निवास स्थल तिब्बत से निकलता है मानसरोवर झील से और यह 3 देशों में 3 नाम से जाना जाता है। यानी इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, चाइना में जहाँ से निकलती है यहाँ पर इसे यरलुंग तंगगापे के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। आज का 14वां क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। यह जो घोषणा इसके होती है, यह पुरस्कार खेल और युवा मामलों के मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल संवर्धन, और इसे क्यों दिया जाता है? तो इसमें खेल को संवर्धन करने के लिए, उसके विकास करने के लिए, उसमें कॉर्पोरेट भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे दिया जाता है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। आज का 15वां क्वेश्चन,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय स्टेट बैंक के एमडी यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी भाटिया को एसबीआई का चौथा एमडी बनाया गया है। एसबीआई में 4 एमडी होते थे, 3 एमडी थे, एक एमडी की जगह खाली थी, उनके जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया। वह एमडी कौन थे? तो पीके गुप्ता थे। पीके गुप्ता का रिटायरमेंट हो गया तो उनके जगह पर अश्विनी भाटिया को बना दिया गया। अश्विनी भाटिया अब तक एसबीआई म्यूचुअल फंड में यह एमडी और सीईओ थे, तब वो एसबीआई म्यूचुअल फंड से आ गए एसबीआई के प्रबंध निदेशक में। इनका रिटायरमेंट जो होगा यानी अश्विनी भाटिया कब तक इस पोस्ट पर रहेंगे? तो अश्विनी भाटिया अपने रिटायरमेंट यानी 2022 तक इस पोस्ट पर रहेंगे या 31 मई 2022 तक रहेंगे। यह एसबीआई ग्रुप में लगभग 34 वर्ष से हैं, इन्होंने इस पोस्ट पर काम किया हुआ था। एसबीआई के अब ये चौथे एमडी बने हुए थे। एसबीआई के और 3 एमडी कौन हैं? तो एक हैं अरिजीत बासु, एक हैं दिनेश खड़ा और एक है सीएस सेठी और चौथा तो यही बन गया अश्विनी भाटिया। और आपको ये भी बतला दें एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। यह 7 अक्टूबर 2020 को रजनीश कुमार का कार्यकाल यानी 3 वर्ष खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद दिनेश खरे को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी 3 वर्ष तक दिनेश खरे इस पोस्ट पर रहेंगे। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किस खिलाड़ी ने जीती हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रोनी ओ सलीवन ने इसे जीता हुआ। यह इंग्लैंड के थे और इनके में हारा कौन इनसे? तो ये थे किरण विल्सन, इनको इन्होंने हराया हुआ। यह 31 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में चला हुआ था इंग्लैंड के शेफील्ड में। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रतिष्ठित गोल आकार का एक चश्मा था जिसे ब्रिटेन में नीलामी की गई है और इस चश्मा का नीलामी कितने रुपये में हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इसकी नीलामी 2.55 करोड़ में हुआ था। ऐसा जो नीलाम कर रहा था उसको अंदाज़ा नहीं था, या जो एजेंसी नीलाम कर उसको भी अंदाज़ा नहीं थी कि यह इतने में बिकेगा, लेकिन ये गांधी जी के नाम से था तो गांधी जी की जहाँ बात होगी वहाँ पर इसका दाम खुद ब खुद बढ़ गया, यानी 2.55 करोड़ में भी था। इस चश्मे पर सोने की परत चढ़ी हुई थी जिसे यह चश्मा जो था गांधी जी ने तोहफे में दिया हुआ था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने किसी को गिफ्ट के रूप में यह चश्मा दिया हुआ था और यह चश्मा उनके जिसके गिफ्ट उन्होंने दिया था उसका रिलेटिव में इसे ऑनलाइन की तरफ से इसे नीलाम किया हुआ था। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2020 में राष्ट्रीय कैबिनेट एएआई के कितने एयरपोर्ट को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत अंडानी इंटरप्राइजेज को लीज पर दिए हुए? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 एयरपोर्ट को दिए गए हैं लीज पर। किसे? अडानी को दिया गया। और यह 3 एयरपोर्ट है, यह जयपुर का एयरपोर्ट है एक, दूसरा एयरपोर्ट है गुवाहाटी का और तीसरा एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम का। तीनों को दिया गया। अब एएआई को दिया गया। एएआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन हैं अरविंद सिंह। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए कर में छूट करने की घोषणा की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा 40 लाख, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने जो 40,000 का जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें जीएसटी में छूट दिया हुआ है और उन्हें यह भी बतलाया कि अगर कोई 1.5 करोड़ रुपये तक का टर्न ओवर वाले जो लोग हैं वह इस कंपोजिम जो स्कीम है उसके थ्रू अगर अपना ऑप्शन को चूज करते तो उन्हें मात्र 1% टैक्स देना पड़ेगा। अब तक ये जो टैक्स थी यह 20 लाख रुपये तक छूट थी, लेकिन अब इसे 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख तक कर दिया गया है। चलिए आगे, अब आपको पता होगा कि जीएसटी जो है ये 0%, 5%, 12%, 18% और 28% लगती है। तो 28% वाला जो जीएसटी है इसमें पहले 230 ऑब्जेक्ट थे 28% वाले, जिसमें अब कम करके 30 ऑब्जेक्ट ही रह गए। लगभग 200 को 28% से हटाकर 18% में डाल दिया गया और यह जो 30 जो 28% में रह गए यह भोग विलास की चीज़ें हैं जो काफ़ी अमीर लोग ही इसको यूज कर सकते हैं, यानी जीएसटी के दर घटाई जा रही है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। यह 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लागू किया गया था। आगे चलेंगे आज के 20वां क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा
भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताना है। जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको कैरियर से संबंधित जानकारी देगा। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माई IAF। यह भारतीय वायुसेना ने एक ऐप को लॉन्च किया हुआ है। यह ऐप का नाम है माई IAF और IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स। इस ऐप में अगर कोई इच्छुक हैं जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उनको पूरा डिटेल मिलेगा, यानी कब फॉर्म मारा है, कैसी जानकारी होगी, कैसा प्रोसेस होगा, यानी एयरफोर्स से रिलेटेड हर चीज़ उन्हें मिल जाएगा इसमें। और इस ऐप को लॉन्च किए हैं एयरफोर्स के सेना अध्यक्ष जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया उन्होंने। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया, तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है वायु भवन। एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 1932 में। प्रेजेंट टाइप पे चीफ है RKS भदौरिया और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और आपको पता होगा कि सभी सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। आगे चलेंगे। थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है? और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यह केरला का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। इसे WWF द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अब WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका मॉस्कॉट जो है, यह मॉस्कॉट जो है इस फेस्टिवल का मॉस्कॉट है पांतालू, इसका मॉस्कॉट है। यह ड्रैगन फ्लाई क्या है, तो ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है जो क्या है, शिकारी इंसेक्ट है जो मीठे पानी के जो निवास स्थान वाला जगह है वहाँ पर यह पाया जाता है। यह जैव संकेतक है यानी बायो इंडिकेटर भी है जो क्या काम करता है, मच्छर को या कीट उट को खा जाता है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन। सोफिया पोपो ने 2020 में महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता हुआ, यह किस देश की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जर्मनी की है। जर्मनी की यह एक गोल्फ प्लेयर है। इन्होंने 304 रैंक की यह प्लेयर यानी काफ़ी नीचे की प्लेयर थे और इन्हें अचानक से मौका मिला और ये जीत गए। इन्होंने कभी सीनियर प्रोफेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इनको ऐसा क्या हुआ कि सीनियर ये जीत गए इसमें, तो कोविड-19 के कारण जो भी हाई रैंक वाले प्लेयर थे वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं किए, जिससे इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और इन्होंने अपना जादू दिखाया और यह ओपन को भी जीत गई। अब जर्मनी में ऐसा हुआ तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल है, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। चलिए आगे चलेंगे आज के 23वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको जितना एक्स्ट्रा फैक्ट हो उतना दिया जाए, क्योंकि आप रिवीजन करते रहें। आप रिवीजन से ही अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। चलिए आज के 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बायोफ्लोक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने इसकी शुरुआत की गई है। अभी महामारी जो चल रही है कोविड-19, इस दौरान लोग काफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, तो इस बेरोजगारी को रोजगार में बदलने के लिए राज्य सरकार ने इसका यूज किया हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए क्या करेगा, मत्स्य पालन की शुरुआत की जाएगी और यह मत्स्य पालन होगा अपने सीमित क्षेत्र में, यानी जो रिजर्व एरिया होगा उसमें वो मत्स्य पालन को कर पाएंगे। अब उड़ीसा जो होगी तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। CM नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। 24वां क्वेश्चन। निर्मन नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर निर्माण होगा। निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निर्माण मजदूर यह रजिस्ट्रेशन किया गया, यह 15 दिन का एक अभियान है। इसमें किया गया है कि जो श्रमिक अगर दिल्ली भवन या अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के द्वारा अगर वो जो श्रमिक अब तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवा पाए हैं उन्हें 15 दिन का मौका दिया जा रहा है कि वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। और यह मौका कब से कब है, तो यह 24 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के पास उनके पास मौका है कि वह जाके इसके बीच में अपना नामांकन करा सकते हैं। और नामांकन कराने के लिए वही व्यक्ति करा सकता है जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु वाला हो। अब दिल्ली सरकार की है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर अनिल बैजल और डिप्टी CM आपको पता होगा मनीष सिसोदिया हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी को शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। अब इसमें किसे किसे शामिल किया गया है, तो
जैक कालिस को भी शामिल किया गया है, लीसा स्टेलकर को भी साइन किया गया और जहीर अब्बास को भी शामिल किया गया है। जैक कॉलिस है ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे और लीसा स्टालकर जो है यह ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है और जहीर अब्बास पाकिस्तान के एक बल्लेबाज थे। इन तीनों को वर्चुअल समारोह में इन्हें शामिल किया गया है। जैक कॉलिस है यह अपने देश यानी साउथ अफ्रीका से ये चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। लीसा स्टालकर यानी ऑस्ट्रेलिया की यह 27वीं और इस सूची में शामिल होने वाली 9वीं महिला हो गई हैं। और जहीर अब्बास, सईद जहीर अब्बास है यह छठे पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्हें इन्हें शामिल किया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, पास्कल लिशोबा जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस देश के राष्ट्रपति थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कांगो के राष्ट्रपति थे। ये 1960 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे। जब कांगो जब आज़ाद हुआ था वहाँ पर सरकार बनी हुई थी, यह 1960 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। यह 1992 से लेकर 1997 यानी 5 साल यह राष्ट्रपति भी रहे, यह प्रधानमंत्री भी रहे हुए थे। लेकिन 2001 में कांगो की जो हाई कोर्ट है इन्हें 30 वर्ष की कठोर सजा सुनाई थी। और यह सजा क्यों सुनाया गया था? देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इन्हें यह सजा सुनाया गया था। चलेंगे आज के 27वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 27वां क्वेश्चन, कोल इंडिया बोर्ड ने केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा यतीन्द्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। यतीन्द्र प्रसाद जो है यह 1993 बैच के यह इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं। यह 24 अगस्त 2020 को नियुक्त हुए। अब कोल इंडिया, तो कोल इंडिया जो है यह कोल माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है। यह महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसकी स्थापना यानी कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन और एमडी इसके प्रमोद अग्रवाल जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। आगे चलेंगे आज के 28वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन ए। यानी ये अच्छी खबर है, अभी जैसे कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है उसमें एक अच्छी खबर है कि अफ्रीका पूर्ण तरह से पोलियो मुक्त हो गया। ऐसे एक्चुअल अफ्रीका के सभी देश थे उसमें पूर्ण मुक्त हुए थे, लेकिन एक देश उसका बाकी था जिसका नाम था नाइजीरिया। और यह नाइजीरिया अब तक नहीं हुआ था, लेकिन नाइजीरिया को 25 अगस्त को नाइजीरिया को पोलियो मुक्त होने से पूरा अफ्रीका महाद्वीप ही पोलियो मुक्त हो गया। नाइजीरिया में था यह 1900 जैसे अभी 2020 है तो नाइजीरिया में लास्ट जो था वो 2016 में केस मिला हुआ था। आपको बता दें कि कोई भी देश किसी भी बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त कब बोला जाता था? पूर्ण रूप से मुक्त मतलब पिछले 4 साल से कोई भी केस अगर उस देश में नहीं मिलता तो उसे पूर्ण रूप से मुक्त बोला जाता है। अभी सिर्फ 2 देश हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा देश है अफगानिस्तान। इस 2 देश में ही सिर्फ पोलियो एक्टिव है, लेकिन अब सभी देशों में ख़त्म हो गया है। और भारत 27 मार्च, अपना देश 27 मार्च 2014 को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। पोलियो जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो अधिकांशतः बच्चों में होता है। यह बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः बच्चों में देखने को मिलता हुआ है। यह संक्रमण से फैलता है, यह पानी से फैल सकता है, अस्वच्छ भोजन से भी फैल सकता है। यह जिस अंग में यह बीमारी लग जाती है उस अंग में विकलांगता आ जाती है। यह एक लाइलाज बीमारी है, यानी इसका लकवापन कभी ठीक नहीं होता, तो इसका बचाव ही यानी टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। आगे चलेंगे आज के 29वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रूप में निर्धारित योगदान NDC एशिया के लिए परिवहन पहल TIA भारत घटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक वर्चुअल इसकी लॉन्चिंग होगी जो 27 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हुई। यह कार्यक्रम जो है आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्षों में भारत के परिवहन, ऊर्जा, जलवायु को सूचित करेगा। इसमें भारत की परिवहन की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में इनपुट प्रदान करेगा और उसे एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा। CO2 कैसे कम किया जाता है उसके बारे में किया जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर ही इसे चलना है। अब नीति आयोग ने इसे शुरू किया हुआ, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार की एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन NDA की सरकार ने इसकी स्थापना की हुई थे। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। इसके जगह पर पहले योजना आयोग कार्य करता था।
इसके चेयरपर्सन जो हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी अभी चेयरमैन पर्सन श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन जो है राजीव कुमार है और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आज के 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। डीआरडीओ चीफ का कार्यकाल अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के वर्तमान चीफ कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। आपको पता होगा कि जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान कार्यकाल, यह 2 वर्ष के लिए 2018 में इनको चुना गया था 2020 तक के लिए, लेकिन इन्हें फिर से 2 वर्ष के लिए इनके कार्य को देखते हुए 2 वर्ष इनके लिए और बढ़ा दिया गया। और इसका जो ऑर्डर है यह पर्सनल मिनिस्टर के द्वारा इनका ऑर्डर दिया गया। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह डिफेंस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और अभी डिफेंस मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन सतीश रेड्डी ही हैं। और डीआरडीओ का मोटो सबसे इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज होता है। आगे चलेंगे आज के 31वें क्वेश्चन की तरफ। आज के 31वें क्वेश्चन, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा गजानंद यादव, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तेंजिंग नॉर्वे एक साहसिक पुरस्कार है और गजानंद यादव जो हैं इन्हें एयर एडवेंचर कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। यह एयरफोर्स के एक विंग कमांडर हैं। विंग का यह पैराशूट जंपर इंस्ट्रक्टर भी हैं। यह एयरफोर्स का स्काई डाइविंग टीम है जिसका नाम है आकाश गंगा, उसके ये सदस्य हैं। यह अब तक 2900 बार से अधिक यह ऊपर से आसमान से यानी प्लेन से धरती पर छलांग लगा चुके हैं। ये काफ़ी अलग अलग अंदाज में छलांग लगाते होंगे। आपको इनका मतलब अगर पिक देखना होगा कैसे आते हैं तो आप हमारे डेली न्यूज़ के फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं। अब एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसके चीफ आरकेएस भदौरिया हैं। आज का 32वां क्वेश्चन, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी मक्का ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी 13 वर्ष बाद इस ट्रॉफी को पाएगी, यानी लास्ट वह 2005-06 में पाई थी। यह प्रेसिडेंट के द्वारा 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन इसे दिया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस जो मनाया जाता है यह मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसे पहले शिक्षा मंत्री जो थे हमारे देश के अबुल कलाम आज़ाद, उनके सम्मान में इसे दिया जाता है। हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड 1957-58 में इसे शुरू किया गया था और पिछले 2 वर्ष से इसे, पहले तो इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम दिया था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से इसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से, यानी पिछले 2 वर्ष से जो ट्रॉफी दिया रहा है उस पर अबुल के जगह पर अब्दुल लिखा जा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि यह खेल मंत्रालय की जो शायद प्रिंटिंग हो सकता है, अबुल की जगह अब्दुल लिखा जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 33वां क्वेश्चन, USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण दोनों को दिया गया। आनंद महिंद्रा जो है यह महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और शांतनु नारायण यह एडोब के चेयरमैन और सीईओ हैं। इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। 34वें क्वेश्चन को देखेंगे। आज का हमारा 34वां क्वेश्चन, नीति आयोग के एक्सपोर्ट की तैयारी इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुजरात राज्य इसमें टॉप किया हुआ है। ईपीआई का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रेसिडेंसी इंडेक्स। इसमें यह शुरू हुआ। नीति आयोग जो है इसे प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में इसकी सूचनांक को तैयारी की गई है, यानी इसका जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया गया। यह रिपोर्ट जो है भारत में राज्यों की निर्यात तैयारी करेगी, प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी और इसका उद्देश्य है अवसर को पहचानना। इसका उद्देश्य है अवसर को पहचान करना। इसमें प्रथम 3 राज्य, एक तो गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु है। यह प्रथम 3 स्थान पर और यूटी में दिल्ली पर प्रथम स्थान पर। अब नीति आयोग ने क्या हुआ, तो नीति आयोग के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं आज के 35वें क्वेश्चन, रिलायंस के समूह अध्यक्ष यानी ग्रुप प्रेसिडेंट्स ऑफ रिलायंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव सिंह को नियुक्त किया गया है ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस के बारे में। यह पहले आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के यह पहले चेयरमैन थे जो 3 वर्ष तक के चेयरमैन पे थे और यह 30 जून को रिटायर हुए थे। अब इन्हें रिलायंस के IL2
केमिकल बिजनेस लीडरशिप में इन्हें टीम में इनको शामिल किया जाएगा। यह रुड़की से आईआईटी से केमिकल इंजीनियर हैं। अब RIL यानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी यह 1973 में धीरू भाई अंबानी के द्वारा किया गया था महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO जो हैं यह मुकेश अंबानी है, जो 2002 से इस पद पर हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 36वां क्वेश्चन, 26 अगस्त 2020 को केविन मेयर ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केविन मेयर अब तक टिकटॉक के CEO थे, जो 3 महीना पहले ही टिकटॉक के CEO के पद पर आए हुए थे, लेकिन इन्होंने अब टिकटॉक के CEO के पद से इस्तीफा दिया। यह टिकटॉक के पहले डिज्नी स्ट्रीमिंग के भी प्रमुख थे, और आपको पता होगा कि डिज्नी प्लस जो आता है वो इनका ही योगदान है। इन्होंने टिकटॉक के पद से इस्तीफा दिया, CEO के पद से। टिकटॉक जो है यह चाइना की एक कंपनी है जो बाइट डांस के अधीन काम करती है, मतलब उसकी एक कंपनी है। यह टिकटॉक के CEO के साथ साथ वहाँ के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी थे। टिकटॉक 2016 में आई हुई थी। यह एंड्रॉयड और iOS सब पर कार्य करती थी। 40 भाषाओं में यह कार्य करती थी। आगे चलेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केरला ने इसकी शुरुआत की गई है। यह समुद्री सेवा जो है यह प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड प्रदान करने वाला और बचाव का कार्य भी करेगा। आपको पता होगा कि केरल में मछली पकड़ने का कार्य काफ़ी ज़्यादा होता है। ये समुद्र किनारे की एक राज्य है, तो मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे जो होते हैं दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना के साथ उनको अपना जान त्यागना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं दुर्घटना हो रहा है तो वहाँ से हॉस्पिटल जाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए यह एक समुद्री एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई। इसमें एक बार में 5 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अगर उन्हें कोई दुर्घटना होती है तो उनका प्रारंभिक इलाज किया जा सकता है। अब केरला की सरकार ने ऐसा किए हुए, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के CM पिनरई विजयम और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 38वें क्वेश्चन की तरफ। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नागरिकों को उमंग ऐप उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा NEGD के साथ, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब NEGD बहुत सारे दोस्त को नहीं समझ में आ रहा होता है। NEGD का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और बहुत सारे दोस्त CSC का नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो CSC का फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। यह जो समझौता ज्ञापन हुआ यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन कार्य करता है NEGD। इसने CSC ई गवर्नेंस के लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 3.7 लाख CSC नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों में जो उमंग सेवा है उसको वितरण करना, उसको प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। आगे चलेंगे आज के 39वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 39वां क्वेश्चन, अश्विनी भाटिया के स्थान पर SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि SBI म्यूचुअल फंड जो है इसके पहले MD और CEO थे अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया को SBI के म्यूचुअल फंड से हटा कर उन्हें SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया। तो SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO का पद खाली हो गया, तो इसके जगह पर विनय टोन्स को कर दिया गया है। और SBI को आपको पता होगा कि हाल ही में कल ही परसों में पता होगा कि SBI के चेयरमैन जो रजनीश कुमार के जगह पर अब विनय खारा को नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 40वां क्वेश्चन, $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया? दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि यह पहला व्यक्ति है दुनिया में जो $200 बिलियन की कमाई कर लिया, और ये आपको पता होगा ये जेफ बेजोस हैं। अमेजन के जो मालिक है जेफ बेजोस, ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जो 200 करोड़ रुपया 200 बिलियन डॉलर की मालिक बन चुके हैं। जहां आप देख रहे हैं कोविड-19 में बहुत लोगों का बेरोजगारी बढ़ गया, बहुत लोगों का रोजगार बंद हो गया, जिनका रोजगार है घाटे में जा रहा, लेकिन इनके लिए कोरोना वायरस काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यह कोरोना वायरस के पहले यानी जनवरी मंथ में इनकी जो कमाई थी टोटल 116.1 अरब डॉलर थी, जो अभी 204 करोड़ हो गया है। सोचिए 204 अरब डॉलर हो, सोचिए कितना छलांग लगाया गया। और ये पहले स्थान पे हैं, यानी पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं जो 204.6 अरब डॉलर के साथ हैं, और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है जो 115 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे। सोचिए पहला और दूसरा दोनों के बीच में कितना का अंतर है, लगभग 90 बिलियन। चलिए देखते हैं 41वें क्वेश्चन के कारण, स्वास्थ्य खराब के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया हुआ? और का सही जवाब हो जाएगा जापान।
जापान के पीएम थे शिंजो अबे। इन्होंने पेट इनका खराब था, इसके कारण परेशान थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह 8 वर्ष तक जापान के पीएम रहे। यह जापान में सबसे अधिक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, यानी सबसे ज़्यादा दिन ये प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने 2007 में भी स्वास्थ्य के कारण एक बार इस्तीफा दिया हुआ था। यह बोले कि मैं स्वास्थ्य मतलब मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए इन्होंने स्थापना दिया। जापान जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रथम स्थान पर है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी और पांचवें स्थान पर अपना देश भारत है। यह तीसरी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केरला में स्थापित किया जाएगा। यह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तहत इसको शुरू किया गया। इसमें महिला उद्यमिता को गति मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। इसमें महिला उद्यमिता को व्यवसाय करने के लिए, उनको विस्तार करने के लिए, वैश्विक स्तर पर उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। इसमें महिला जो उद्यमिता है उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और आर्थिक लाभ। 43वां क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की 6ठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव दिया हुआ है? और यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा कार्य किया हुआ है। भारत में कुल 12 अनुसूची है, जो मूल संविधान में 8 थी, लेकिन बाद में 4 और अनुसूची बढ़ी है। 6ठी अनुसूची में पहले से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसे आप एटीएम से याद कर सकते हैं। एटीएम में मनी नहीं है, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मनी नहीं यानी मणिपुर नहीं होगा इसमें। यह जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लद्दाख को भी इसमें शामिल करने के लिए बात की हुई थी जनवरी में। अब 6ठी अनुसूची में शामिल होने से क्या फ़ायदा होता है? तो 6ठी अनुसूची में अगर किसी को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर बाहर के लोग आकर नहीं बस पाएंगे, और वह जगह जो होगी, वह क्षेत्र होगा, उसी देश के, उसी राज्य के मूल निवासियों के लिए विशेष अधिकार के लिए इसे रखा गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 44वां क्वेश्चन, किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसे भी आप वीवीआई करके लिख लेंगे, यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, और यह जीतने वाली सबसे कम उम्र के लिए, इसके लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैरिको लुकास रिजनेवेल्ट ने यह पुरस्कार को जीता हुआ। यह उनका पहला उपन्यास जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, और इस जो उपन्यास था इसको इंग्लिश में अनुवादक इनका थे मिशेल हचिसन। तो यही मिशेल हचिसन के साथ इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, और इन्हें 50,000 पाउंड रुपया दिया जाएगा, जो दोनों के बीच में बढ़ेगा, यानी मैरिके लुइस रिजनेवेल्ट को और इसके अनुवादक मिशेल हचिसन दोनों के बीच में यह पैसा बटेगा। यह सबसे युवा बन गई, यानी 29 वर्ष की उम्र में यह अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। यह अवार्ड जो है उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। यह पुस्तक जो है नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई परिवार में किसान की पारिवारिक कहानी के पर यह पुस्तक लिखा हुआ है। इस पुस्तक के बारे में और बता दें कि यह ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ होगा और वह ब्रिटेन और आयरलैंड में छपा हुआ, उसे ही यह अवार्ड दिया जाता है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 45वां क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर CII के नए फोरम का नेतृत्व कौन करेगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संदीप पटेल करेंगे। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और संदीप पटेल कौन है? तो संदीप पटेल IBM इंडिया के MD हैं। चलिए आगे चलेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको अपना कोई सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। आपका सुझाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपना सुझाव दे सकते हैं। इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों यह वीडियो जो था आपको एक रिवीजन के तौर पर दिया गया था कि पूरा वीक का जो भी करेंट अफेयर उसको पूरे डिटेल में दिया गया था, और इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसका आंसर शीट भी दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप आंसर से चेक करेंगे कि आपका करेंट अफेयर की तैयारी कितना अच्छा है। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हम डेली आपको करेंट अफेयर लाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।